आम आदमी प्याज को बहुत ज़्यादा अपने आम जनजीवन से रिलेट करता है। यहीं से शुरुआत करेंगे आज के अपने टॉपिक की। 6 जनवरी 2022 को 36 रुपये किलो में मिलने वाला प्याज आज 6 जनवरी 2023 को 220 रुपये किलो में मिल रहा है पाकिस्तान में। क्या वो चीज़ें थी जिसके कारण आज पाकिस्तान की हालत खस्ता है? और खस्ता हाल पाकिस्तान से आज POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित गिलगिट बल्तिस्तान क्यों अलग होना चाहता है और क्यों वो भारत के पास आना चाहता है, आज के इस वीडियो में डिटेलिंग से देखेंगे। मैं सृजन स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज पाकिस्तान में फिस्कल डेफिसिट 115% के ऊपर चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि 100 रुपये कमाई है तो 215 रुपये खर्चा है, यानी 115 रुपये का घाटा हो रहा है आज पाकिस्तान की सरकार को। दूसरे नंबर पे जहां महंगाई पहले 6 से 10% तक चल रही थी, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महंगाई मानी जाती है, आज 21 से लेकर के 23% तक चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, यानी मुद्रास्फीति महंगाई इस स्तर तक पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। एक साल में, एक सत्र में बच्चों के लिए कॉपी पुस्तकें प्रिंट करने के लिए पेपर भी नहीं बचा है आज पाकिस्तान के पास में। आप ये हॉल देख पा रहे होंगे सामने। इस हॉल के अंदर, इस बड़े स्टेडियम के अंदर 3 लाख विद्यार्थी जुटे हैं मात्र 660 पोस्ट के लिए। ये एग्जाम दे रहे हैं, एक स्टेडियम की व्यवस्था करनी पड़ी। 3 लाख विद्यार्थी, 3 लाख एस्पिरेंट्स जो हैं सरकारी एक एग्जाम के लिए, जिसमें मात्र 660 पोस्ट थी, उसके लिए देने के लिए जुटे हुए हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि कहते हैं ना कि एक बेसहारा को और सहारा ना मिलना, उस तरीके की चीज़ पाकिस्तान के साथ ऐसे हुई कि यहाँ पे भीषण बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को 2022 में। और आप स्थिति देख सकते हैं, ये बड़ी भयावह स्थिति है। इसकी जानकारी मैं आंकड़ों के साथ आपको प्रस्तुत करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पहले ही महंगाई बढ़ी हुई थी, जहां पहले ही स्थिति अर्थव्यवस्था की इतनी खराब थी, वहां पाकिस्तान फिर से एक बार बाढ़ की चपेट में आ जाने के कारण अर्थव्यवस्था उसकी पूरे तरीके से नष्ट हो गई। जहां दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, वहां चीजें इस स्तर पर चली गई कि 40 से ज्यादा बांध, 220 से ज्यादा ब्रिज या पुल टूट गए पूरी तरीके से। $10 बिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी नष्ट हो गई और 50 मिलियन, 1 मिलियन मैं आपको बताऊं 10 लाख के बराबर होता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, यानी 1 मिलियन में 10 की घात 6 और 1 बिलियन की बात करूं तो 10 की घात 9, इतने शून्य होते हैं। तो 50 मिलियन जो लोग हैं, यानी आप 50 गुणित 10 लाख कर लीजिए, तो 5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए, यानी अपने घरों से बेघर हो गए। क्यों? क्योंकि 10 लाख घर पूरे तरीके से तबाह हो गया। दूसरी चीज ये है 1350, ये तो ऑफिशियल फिगर है, इससे कहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और 9 लाख के लगभग जो पशु थे, मवेशी थे, वो भी खत्म हो गए। तो भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में दूरियां हों, लेकिन आम जनमानस कभी किसी देश का यदि परेशानी में है तो वो पूरे विश्व के लिए सोचनीय बात है। तो यही हम देखेंगे कि ये अगस्त 27 2021 में किस प्रकार की स्थिति थी पाकिस्तान की। और यहां आप देखिए कि कितना ज्यादा आपको पानी दिखाई दे रहा है, कितने बड़े क्षेत्र में इस बाढ़ का प्रभाव हुआ। और जो गरीब वर्ग है पाकिस्तान में, मात्र 58% लोग लिटरेट हैं, यानी साक्षर हैं। 42% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी उनके पास रोजगार की भी कमी है, और वो गरीबी रेखा से नीचे भी आते हैं। तो इतने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी आर्थिक त्रासदी का, ऊपर से बाढ़ का। लेकिन सिर्फ बाढ़ ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन सी वो स्थितियां थी 1947 में, यदि हम बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो एक दिन पहले पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, यानी विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। तो इस विभाजन के समय में यदि आप देखेंगे, 1960 की मैं बात कर रहा हूं, उससे और आगे 10 साल चलते हैं, तो भारत के पास में जो GDP पर कैपिटा थी
$82.2 इंडिया के पास था और उससे ज्यादा $83.3 पाकिस्तान के पास था। इसका कारण यह था कि भारत में विविधता बहुत ज्यादा थी, धर्म के आधार पर करिए, जाति के आधार पर करिए, क्षेत्र के आधार पर करिए। उस मुकाबले पाकिस्तान में विविधता बहुत कम थी और उस विविधता को आराम से लेकर के चल रहा था पाकिस्तान। लेकिन परेशानी तब आती है जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं जनरल अयूब खान 1958 में। मैंने आपको 1960 का डेटा बताया, 1960 के तक भी चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही थी, लेकिन 1960 में मिलिट्री कमांडर जनरल अयूब खान 1958 में उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और खुद राज सिंहासन पर बैठ गए, यानी खुद वो राष्ट्रपति के पद पर बैठ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आने के बाद में कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे पाकिस्तान की आज की आर्थिक जो हालत है उसको आप लिंक कर सकते हैं। इनके समय में 8% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग किस में हुई? नेशनल हाईवे बनाए गए, डैम्स बनाए गए, इंडस्ट्रीज खड़ी करी गई, लेकिन एजुकेशन पे खर्चा नहीं किया गया। इसका आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, 58% लिटरेसी साक्षरता है। स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं किया गया और लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए, यानी उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए काम नहीं किया गया। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान की सरकार खर्चा करती है वो 7% खर्चा करती है मिलिट्री पे और एजुकेशन पे मात्र 2.5% खर्चा करती है। ये यदि आपको कम लग रहा हो तो मैं आपको भारत की बात बताऊं। भारत की जो सरकार है वो मात्र 3.5% जीडीपी का खर्चा करती है, यानी सकल घरेलू उत्पाद का खर्चा करती है एजुकेशन पे। तो बहुत ज्यादा दूर हम भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 7% आप खर्चा कर रहे हैं आर्मी पे। ये ऐसी ही बात हो गई कि एक बड़ा बॉडी वॉडी बनाया हुआ व्यक्ति है लेकिन उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो आप अपनी ताकत तो बढ़ा रहे हैं लेकिन स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे, लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आगे जाके चीजें आपके लिए आउटपुट के रूप में सामने आती हैं। जैसे हम भारत की बात करें तो भले ही भारत में लोग टिक नहीं, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में काम होने के कारण आज भारत के लोग गूगल में जाकर के, माइक्रोसॉफ्ट में जाकर के, एप्पल में जाकर के, नासा में जाकर के बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। कहने का मतलब जो स्किल डेवलपमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं आउटपुट दे रहा है, चाहे वो मनी के मामले में कहिए, इकोनॉमी के मामले में कहिए, चाहे वो देश की प्रोग्रेस के मामले में कहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे, यहाँ स्थितियां कैसे परिवर्तित हुई। तो 1954 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद मुनीर, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बदलते हुए उस समय जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उनके हाथ में पावर दे दिया और इतना ज्यादा पावर दे दिया कि उन्होंने सरकार गिरा दी। जब उन्होंने सरकार गिरा दी और नई सरकार का आह्वान किया तो उस समय से इस डिसीजन के मार्फत 3 बार मिलिट्री कूप हो चुका है। 1958 में जनरल अयूब खान के द्वारा, 1977 में जनरल जियाउल हक के द्वारा और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा। ये मिलिट्री चीफ रहे पाकिस्तान के और इन्होंने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति की गद्दी हासिल की। कहने का मतलब यदि पूरे कार्यकाल की बात करें तो लगभग 1/3 पाकिस्तान का जो समय बीता इन 75 सालों में वो मिलिट्री के द्वारा वहां पे रूल किया गया है, यानी मिलिट्री चीफ के द्वारा वहां पे प्रेसिडेंट के रूप में काम किया गया है। 23 बार आज तक प्रधानमंत्री वहां बदल चुके हैं और मजे की बात यह है कि 23 बार ही पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ा है आईएमएफ से। अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि आईएमएफ से, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान जो है कर्जे की मांग कर रहा है, लेकिन ये 23 बार पहले भी कर्जा ले चुका है सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ से। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें और दूसरी संस्थाओं की बात करें तो फिर गिनती, चाइना की भी हम आगे बात करेंगे। तो इतने बार पाकिस्तान को कर्जा लेने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि उसने ना एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, ना स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। उन चीजों पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया जो आगे चल के आउटपुट दे सकती थी देश की ग्रोथ के मामले में, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे देश की मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ की हम बात करें, चाहे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ की हम बात करें। तो आगे हम देखेंगे कि जब स्थितियां और बिगड़ने लगी तो पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने सहारा लिया चाइना का, और चाइना जब कोई किसी को कर्जा नहीं देता तो चाइना कर्जा देता है। अब आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक भी है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेता है, 3 से 3.5% तक का वो ब्याज लेता है, लेकिन चाइना जो है 6 से लेकर के 7% तक का ब्याज लेता है। जब कोई नहीं ब्याज देता, जब जैसे एक सिंपल व्यक्ति बैंक के पास जाएगा
यदि उसे कर्जा नहीं मिलता तो फिर वो असंगठित क्षेत्र में जाएगा, यानी मार्केट में जाएगा, और मार्केट में ज़्यादा ब्याज दर पर वो क्या ले लेगा, लोन ले लेगा। उसी तरीके की ये स्थिति है। देखिए, चाइना, लगभग 7 देश हैं जिन्होंने 25% से ज़्यादा अपनी जीडीपी का चाइना से उधार ले रखा है, और जो पाकिस्तान है वो भी पीछे नहीं है इसमें। 10 से लेकर के 25% के बीच में पाकिस्तान ने अपनी जीडीपी का कर्जा ले चुका है वो पाकिस्तान से, और उसके बोझ तले वो इतना दब चुका है कि आज गिलगिट बल्तिस्तान की हम यदि बात कर रहे हैं तो गिलगिट बल्तिस्तान से आप यहां पे ग्वादर तक जो देख पा रहे हैं, ये बेसिकली एक सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। ये चाइना से शुरू होता है और चाइना से शुरू होकर के ग्वादर पोर्ट तक ये एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बीच में गिलगिट बल्तिस्तान, जो कि बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, इस क्षेत्र में आता है। ये यहाँ से ये रोड जा रही है, और इस रोड पे बेसिकली 50% से ज़्यादा कर्मचारी चाइनीज़ है। तो चाइना की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान के नागरिकों को तो रोजगार मिल रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे कोई भी विकास कार्य हो रहा है तो 50% से ज़्यादा चाइना के लोग रहेंगे, मतलब उन्हीं को रोजगार भी मिल रहा है, उनकी यहाँ प्रेजेंस भी बढ़ रही है पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, क्योंकि आने वाले समय में इनकी पॉपुलेशन यहाँ बढ़ेगी और हो सकता है पाकिस्तान को पूरी तरीके से चाइना अपने कब्जे में ले ले। और हाल के हालात तो यही कहते हैं कि यदि वापस से पाकिस्तान चाइना के पास में जाता है तो आज जो 10 से 25% तक उसने अपनी जीडीपी का कर्जा ले रखा है, वो कहीं ना कहीं 30 से 40% तक चला जाएगा, और फिर स्थिति भयावह हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। एक डेटा के अनुसार आज के समय की यदि हम बात करें तो लगभग आज से 15 दिन के आसपास के खर्चे के लिए पाकिस्तान के पास पैसा बचा हुआ है, और इसलिए आईएमएफ ने फिर से लगभग $1.5 बिलियन की पहली किस्त जारी करने की बात कही है। लेकिन आप आंकड़ों पे जाइए तो $130 बिलियन का कर्जा है पाकिस्तान पे। 8 साल में सबसे कम उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी आपके पास में कितने ज्यादा डॉलर हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी में आज डॉलर की सबसे ज्यादा प्रेजेंस है। तो आज पाकिस्तान के पास में अभी रिसेंट डेटा की बात करें तो $300 मिलियन उसके खत्म हो चुके हैं, और मात्र उसके कोष में लगभग $6 बिलियन के आसपास डॉलर रखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा हुआ है। और देखिए इस पे कर्जा कितने का है, $130 बिलियन का कर्जा है। मतलब आप सोच के देखिए कि किस भयावह स्थिति में आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण, उसके मिलिट्री में ज़्यादा खर्चा करने और एजुकेशन वगैरह पे खर्चा कम करने के कारण, और धर्म पे आधारित राजनीति चलाने के कारण आज पाकिस्तान की क्या स्थिति आ गई। यहां ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है बलूचिस्तान में होने वाले लोगों के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना। यदि मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ये पाकिस्तान का एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे 4 बेसिक प्रोविंस हमको दिखाई देते हैं। तो एक तो ये बलूचिस्तान का प्रोविंस है, दूसरा सिंध प्रोविंस है, तीसरा पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान का पंजाब कहा जाता है, पंजाब में, और खैबर पख्तूनवा। तो ये 4 प्रोविंस में पाकिस्तान बटा हुआ है। लेकिन जो बलूचिस्तान की स्थिति है, जो पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में आता है, यहाँ की स्थिति में आपको क्लियर करूं, और ये हमारे अजीत डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तो इन्होंने शास्त्रा यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर देते हुए 8 साल पहले कहा था कि यू कैन डू वन मुंबई, यू मे लूज बलूचिस्तान। कहने का मतलब यह है कि यदि आप एक मुंबई कर सकते हैं तो बलूचिस्तान आप लूज कर सकते हैं। उसका कारण ये नहीं कि भारत की प्रेजेंस है वहां, उसका कारण यह है कि बलूचिस्तान का लगातार दोहन और शोषण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। यदि मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो यहां गोल्ड मिलता है, कॉपर मिलता है, ब्लैक पर्ल यानी काला मोती, जो कि बहुत एक रेयर प्रकार का मिनरल है, ऑयल, स्टोन, कोल, क्रोमाइट, नेचुरल गैस, मतलब सारे प्रकार के मिनरल यहाँ अवेलेबल हैं। $1 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी जनरेट करता है पाकिस्तान यहाँ पे। लेकिन यदि पॉवर्टी की हम बात करें तो देखेंगे कि 42.2 के साथ में बलूचिस्तान जो है सबसे ज्यादा पुअर है, यदि चारों प्रोविंस की हम बात करें तो। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान के द्वारा लगातार यहाँ का दोहन किया गया है, यहाँ का विकास नहीं किया गया। यहाँ पे बाहर से लोगों को ला करके यदि मैं बात करूं तो फोर्सफुली, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के बाद में ग्वादर पोर्ट के आसपास पंजाबियों की और चाइनीज लोगों की संख्या में बढ़ावा हुआ है। पंजाबी कम्युनिटी चाहे वो भारत की हो चाहे पाकिस्तान की, हमेशा से बिजनेस कम्युनिटी रही है, और लगातार फोर्सफुली यहाँ का लैंड बेचा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि वहां पे बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है, और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो वहां के नेटिव लोग हैं, वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। इस स्थिति में आ गए हैं कि आज 42.2% के आसपास गरीबी वहां पे है, और इसलिए लगातार मांग हो रही है
बलूचिस्तान के नागरिकों के द्वारा कि उनको पाकिस्तान से अलग किया जाए। आप देख सकते हैं लिटरेसी रेट की भी बात करें तो 55% खैबर पख्तूनवा में, 64% पंजाब में, 57% सिंध में और 40% जो है लिटरेसी रेट मात्र बलूचिस्तान में है। कहने का मतलब लगातार सरकार बलूचिस्तान के प्रोविंस को हमेशा नकारती आई है। और ये है पॉलिटिकल मैप। 2018 में इमरान खान जो कि पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी भी रह चुके हैं, तो उन्होंने 2018 में सत्ता हासिल की। हालांकि कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान में वहाँ की संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसके द्वारा इनकी सरकार गिर गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया और अब शहबाज शरीफ हैं। लेकिन इनकी कारस्तानी ये थी कि इन्होंने ये कहा कि चलिए बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनवा तो ठीक है, ये जो पीओके का क्षेत्र है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र आता है, इस गिलगित बल्तिस्तान को हम 5वां प्रोविंस घोषित कर देंगे। एक तो पाकिस्तान इनसे संभाला नहीं जा रहा, ऊपर से बलूचिस्तान अलग होने की बात कर रहा है और अब ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को भी हम अपना प्रोविंस बनाएंगे। पहले आप अपने 4 प्रोविंस संभाल लीजिए, उसके बाद आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे। और इनकी तो कुर्सी चली गई, अब जो आए हैं शहबाज शरीफ, उनके जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो और ज़्यादा खराब हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए और इसलिए आज पाकिस्तान इस स्थिति में। तो आने वाले समय में जहां बलूचिस्तान अलग होने की बात कर रहा है, रिसेंट खबरें ये बता रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, वो भारत के साथ में आना चाहते हैं। आप ये स्थिति देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, ये अक्साई चीन का हिस्सा है और ये वो हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान का जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। अब चाइना को उसने फ्री में तो नहीं दिया होगा, सीधी सी बात है कि कर्ज के बोझ तले दबा हुआ पाकिस्तान इस एरिया को चाइना को देना चाह रहा है, दे चुका है। और गिलगित बल्तिस्तान की भी ये कहानी है कि यहाँ पे जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से जानता है, जहाँ पे एक गवर्नमेंट भी चलती है, इस आज़ाद कश्मीर के साथ में उसने डील किया और इस गिलगित बल्तिस्तान के क्षेत्र को अपने पास ले लिया। आप अपने घर में तभी एक्स्ट्रा मेंबर को दाखिल करेंगे जब आपके पास में खुद इतनी पर्याप्त रिसोर्सेस हैं कि आप जो आपका परिवार है उसको पाल पा रहे हो। लेकिन पाकिस्तान ने ये गलती की और इसलिए आज गिलगित बल्तिस्तान का भी जो क्षेत्र है इसका भी उचित प्रकार से दोहन हो रहा है जैसा बलूचिस्तान का हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वो पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरती है और गिलगित बल्तिस्तान का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा व्यापारिक क्षेत्र है। लेकिन फिर से वही बात आ रही है कि यहाँ जो बाल्टी लोग रहते हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका विकास ना होकर के दूसरे लोगों का विकास हो रहा है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें कमा रहा है चाइना। तो भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न भी था, अभी तक के है भी, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान दे चुका है चाइना को। तो गिलगित बल्तिस्तान में जो आज विरोध हो रहे हैं वो जहां पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान से हमको अलग होना है, वहां भारत के लिए एक अच्छा संकेत ये भी है कि यदि गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा है यदि वो भारत के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि देखिए ये जो रेखा है, अभी हम और डिटेल से देखेंगे, यदि गिलगित बल्तिस्तान के मैप को यदि हम देखें तो देखिए ये जो एरिया है, खासकर जो ये स्कार्दू का एरिया है, ये स्कार्दू का एरिया लगता है कारगिल से। तो ये स्कार्दू का एरिया जहां कारगिल से लगता है, यहां पे लद्दाख में भी बाल्टी लोग रहते हैं और यहां भी बाल्टी लोग रहते हैं। ये एक ही है, हालांकि पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर लिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से, लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये जो स्कार्दू से जो रास्ता जाता है कारगिल का, ये खुल जाए और ये अपने बाल्टी लोगों के साथ में वापस से रहना शुरू करें। तो ये भारत के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को पूरा दे सकता है। कि न्यूज़ आई थी, एक रिपोर्ट आई थी अपना डेप्ट पे करने के लिए, अपना कर्जा पटाने के लिए कि भैया ये जमीन का हिस्सा ले लो, वैसे ही वो संभाल नहीं पा रहा है। तो भारत के लिए एक अच्छा संकेत है ये। और आने वाले समय में देखिए, घाइजर की हम बात करें, गिलगित की बात करें, स्कार्दू की बात करें और हुंजा, ये 4 जगह बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है पाकिस्तान का। और आने वाले समय में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अभी गिलगित बल्तिस्तान के हाथ में है, यदि ये भारत के पास में ये हिस्सा आ जाता है तो स्ट्रैटेजिकली भी भारत के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो अब हम देख पा रहे हैं ये पूरा एरिया बल्तिस्तान की। यदि हम थोड़ी सी और कहानी जानने का प्रयास करें तो पूरा जम्मू कश्मीर जो था